नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे मिशन स्कूल एजुकेशन में। हम बात कर रहे हैं आज विषय हिंदी की कक्षा 10वीं अभ्यास प्रश्न पत्र नंबर 1। यह प्रश्न पत्र आपको अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा, हर परीक्षा में जो है आपको हेल्पफुल साबित होने वाला है। यदि आपने पूरे प्रश्न पत्रों को अच्छे से हल कर लिया तो निश्चित ही आप 75 में से 75 अंक पाने के हकदार हो जाएंगे। अब हम आज से लेकर के जब तक आपकी वार्षिक परीक्षा नहीं हो जाती कुल 10 सेट हल करेंगे, और 10 सेट हल करने के बाद यदि आपने पूरे 10 के 10 सेट देख लिए तो आप ये मान के चलें कि आप फेल तो नहीं हो सकते। इस बात की मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ। बस आपको 10 के 10 सेट अच्छे से देखने पड़ेंगे और उनको याद करना पड़ेगा। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। जैसा कि हमारे जो है इस प्रैक्टिस सेट का नाम ही है अभ्यास, तो अभ्यास को लेकर के एक लाइन सामने आती है कि प्रयास नहीं करने वाले लोगों का छोटा सा काम भी पूरा नहीं होता, और लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो प्रयास करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए यदि हमको अपनी कक्षा 10वीं को फिनिश करना है, कक्षा 10वीं को पास करना है तो प्रयास करना पड़ेगा। इसीलिए हम लेके आए हैं अभ्यास सेट। शुरू करते हैं अभ्यास सेट नंबर 1। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 के लिए ये हम लेके आए हैं। इसको आपको 24-25 कर लेना है। हमारा जो पहला ही प्रश्न है 30 नंबर के जो हमारे विकल्प आते हैं उसके हिसाब से पहला है सही विकल्पों का चयन कीजिए। हमें सही विकल्पों का चयन करना है और अपने इस प्रश्न पत्र को हल करना है। पहला प्रश्न है प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। हमें बताना है प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन है महादेवी वर्मा, अज्ञेय, सूरदास, सुमित्रानंदन पंत। सही उत्तर है हमारा प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञेय को माना जाता है। आपको अज्ञेय का पूरा नाम पता होना चाहिए, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनंद अज्ञेय। दूसरा प्रश्न है हारेल पक्षी से तुलना की गई है। साथियों सही प्रश्न ये है कि हारेल पक्षी की जो लकड़ी होती है उससे तुलना किसकी की गई है। तो हारेल पक्षी की लकड़ी से जो तुलना की गई है वह भगवान कृष्ण की तुलना की गई है। और किसने की थी? गोपियों ने की थी, जब हमने पद पढ़ा था कि हमारे हरि तो हारेल की लकड़ी। अगला प्रश्न है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, दृशः, निष्पत्ति, यह परिभाषा किसकी है? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से जो रस की निष्पत्ति होती है, ये जो परिभाषा दी गई है यह दी है भरत मुनि ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट उत्तर है। यहाँ पर दो और भी आपको नाम दिख रहे होंगे, आचार्य विश्वनाथ और पंडित जगन्नाथ। तो आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा दी है रसात्मक वाक्यम काव्यम, और पंडित जगन्नाथ ने परिभाषा दी है रमणीयार्थः प्रतिपादकः शब्दः रसा निष्पत्ति। प्रश्न नंबर 4 है नेताजी की मूर्ति लगवाई थी वन विभाग द्वारा, नगर पालिका द्वारा, नगर निगम द्वारा या शिक्षा विभाग द्वारा। तो नगर पालिका के द्वारा नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। अगला प्रश्न है जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे क्या कहते हैं? हमने पढ़ा है कि जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे बोलते हैं कर्मधारय समास। इसके अलावा द्विगु समास में हमने पढ़ा था पहला पद संख्यावाची होता है, द्वंद्व समास में हमने पढ़ा था दोनों पद प्रधान होते हैं, और अव्ययीभाव समास में हमने पढ़ा था पहला पद जो है आपका अव्यय होता है। हमारा अगला प्रश्न है माता का आंचल पाठ में भोलानाथ के बाबूजी पाठ करते थे। तो माता के आंचल पाठ में भोलानाथ के जो बाबूजी थे वह पाठ करते थे रामायण का। इस तरीके से हमने 6 विकल्प कंप्लीट कर लिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब हमको यहाँ पर रिक्त स्थान भरने हैं, विकल्प हमको यहीं पे दिए गए हैं। पहला ही प्रश्न है हमारा उत्साह एक खालिस्तान गीत है। तो उत्साह एक जो है आभन गीत है, और इसमें जो है बादलों से आभन किया गया है कि बादल गरजो और बरसो। भाव को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो भाव को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ कहलाते हैं आपके उद्दीपन विभाव। तो यहाँ पे विभाव, अनुभाव और उद्दीपन ऑप्शन में दिया गया है। तो हमको ये देख लेना है कि भाव को जो उद्दीप्त करने वाले पदार्थ होते हैं वह उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। इसको आपको टिक कर लेना है पूरा उद्दीपन विभाव। लेकिन
विभाव भी लिखा है और उद्दीपन भी लिखा है। तो विभाव जैसे ही आप उद्दीपन उत्तर टिक करेंगे तो वह विभाग के अंतर्गत ही आ जाएगा। चूंकि प्रश्न की संरचना ही गलत है, यहाँ पर उद्दीपन ऑप्शन नहीं होना चाहिए था या विभाव ऑप्शन नहीं होना चाहिए था। सही उत्तर है इसका उद्दीपन विभाव। अगला है भाव प्रधान साहित्य को खालिस्तान कहते हैं। तो भाव प्रधान साहित्य को कहते हैं काव्य। अगला प्रश्न है बाल गोविंद भगत की प्रभातियां खालिस्तान मास से शुरू होती थी। हमने पढ़ा था बाल गोविंद भगत की जो प्रभातियां हैं वह कार्तिक मास से शुरू होती थी और फागुन मास तक चलती थी। तो इसमें आ जाएगा आपका सही उत्तर कार्तिक मास से। अगला प्रश्न है खालिस्तान वाक्य से किसी कार्य के निषेध अर्थात ना होने का बोध होता है। तो जब किसी वाक्य में निषेध या ना होने का बोध हो तो उसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य और उसी को बोलते हैं निषेधवाचक वाक्य। आपको पता होगा वाक्य के हमने प्रकार पढ़े थे, जो है अर्थ के आधार पर जो है आपके 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक और प्रश्नवाचक। उन्हीं में से जो है एक ये हमारा है, इसका उत्तर है निषेधवाचक। बाकी 5 और कौन से प्रकार हैं आप कमेंट करके बताएं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की खालिस्तान विधा से लिया गया है। गद्य की कौन सी विधा से लिया गया है साना साना हाथ जोड़ी? तो ये लिया गया है यात्रा वृतांत से। अगले प्रश्न पर हम बढ़ जाते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। अब आपको सत्य असत्य बताना है। सबसे पहले नंबर पर हमारा जो प्रश्न है इसमें आपको बताना है वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण जी जो है परशुराम जी से कहते हैं कि वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते बल्कि रणभूमि में जाकर के अपना कौशल दिखाते हैं। तो वह अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, इसलिए वाक्य कैसा हो जाएगा? यह आपका असत्य है। दृश्य काव्य में अभिनव तत्व प्रधान होता है। बिल्कुल, दृश्य मतलब जो काव्य हम दिखाने वाले हैं तो उसका मंचन, नाटक हो या एकांकी हो, दोनों दृश्य काव्य में आते हैं। तो इनका अभिनय ही प्रमुख प्रधान तत्व होता है, तो इसलिए वाक्य क्या है? ये आपका सत्य है। नाटक गद्य की गौण विधा में आता है? जी नहीं, नाटक गद्य की मुख्य विधा में आता है, इसलिए जो है यह भी आपका असत्य हो जाएगा। लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है। हाँ, हमने पढ़ा था लखनवी अंदाज में, लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है, इसलिए ये सत्य है। शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। बिल्कुल, शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, इसलिए सत्य है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं, एक अभिधा, दूसरी लक्षणा, तीसरी व्यंजना, इसलिए ये सत्य है। लेखक अज्ञेय मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे। जी हाँ, लेखक अज्ञेय मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे, इसलिए यह वाक्य भी आपका सत्य है। तो इसमें हमने देखा कि पहले नंबर का आपका सत्य है और तीसरे नंबर का सत्य है, बाकी बचे हुए 4 जो है आपके सत्य हैं, इनको आपको याद कर लेना है। हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। साथियों, सही जोड़ी मिलाने के लिए हमको बड़ी सावधानी से सही जोड़ी का मिलान करना है, क्योंकि एक तरफ ज़्यादा ऑप्शन दिए हैं, एक तरफ कम ऑप्शन दिए हैं। स्पष्ट तरीके से इसमें लिखा हुआ है कि सप्तक, तो सप्तक मतलब 7 का समूह। ये आपका पहला पद संख्यावाची होता है, द्विगु समास का उदाहरण है सप्तक। तो इसका जो मिलान होगा वह होगा आपका 7 का समूह। प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध हो, तो वहां पर होता है आपका अन्योक्ति अलंकार। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका क्या? अन्योक्ति अलंकार। हमने इसका उदाहरण भी देखा था। माली यावत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। जिसका ज्ञान कम हो, जिसका ज्ञान कम हो उसको बोलते हैं अल्पज्ञ, और जिसको ज्ञान ही ना हो उसे बोलते हैं अज्ञानी। लोकोक्ति का मतलब होता है कहावत। खेदुम जो है वह एक देवी देवताओं का निवास कहलाता है, तो खेदुम को मिला देंगे देवी देवताओं के निवास से। अब हमारा एक और बचा है श्रुति क्या है? तो शब्द ध्वनि, सप्ताह के दिन। तो इनमें से हमारा सही आ जाएगा श्रुति जो है वह आपकी शब्द ध्वनि है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर अब हमको एक एक वाक्य में लिखना है। पहला प्रश्न है आपका जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो साथियों, हमारा उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता
हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कौन सी पत्रिका में? हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसको आपको याद कर लेना है। इसके बाद अनुभव किसे कहते हैं? तो अनुभव में हमको लिख लेना है कि मन के भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टा। क्या? मन के भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टा क्या कहलाती है? आपकी अनुभव कहलाती है। तीसरे नंबर का प्रश्न है हमारा, संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? तो संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? तो इसका उत्तर है संस्कृति निबंध हमें सभ्यता व संस्कृति से जुड़े जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। क्या? संस्कृति निबंध हमें संस्कृति और सभ्यता से जुड़े जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होती है? तो जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो स्वर संधि होती है। भोलानाथ और उसके साथी अमेले को घिसकर क्या बजाते थे? भोलानाथ और उनके साथी अमोले मतलब था आम के पौधे में जो जब नया नया पौधा जन्म लेता है तो उसके बीज से जो बनाते थे उसको बना करके वह शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। और हमारा अगला प्रश्न है, हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? जब आप कृतिका का जो है पाठ पढ़ेंगे, मैं क्यों लिखता हूँ, उसके पीछे एक कविता दी गई है हिरोशिमा। वह कविता ली गई है अरि ओ करुणा प्रभामय। कौन सी काव्य संग्रह से ली गई है? अरि ओ करुणा प्रभामय। और एक बात और याद कर लेना है, अरि ओ करुणा प्रभामय कविता जो है 1959 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1959 में। तो हमने आज पूरे विकल्प कंप्लीट कर लिए। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए अगले पार्ट में हम प्रश्नोत्तर को कंप्लीट करेंगे और जो है आपके निबंध वाले सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो संपन्न करते हैं। ऐसे ही रेगुलर 10 सेट आपको लाए जाएंगे और 10 सेट में आपके 300 से ज़्यादा विकल्प हो जाएंगे। वह आपको जो है निश्चित ही वार्षिक परीक्षा में पास करा देगा, चाहे आप कितने भी कमज़ोर स्तर के विद्यार्थी क्यों ना हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।